हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। गाइस, आज हम बीकॉम में जो चैप्टर नंबर 1 है उसका स्टार्ट कर रहे हैं और यही चैप्टर हमारा 12th क्लास में भी आता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो सेम कंसेप्ट है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या करें। मीन्स इस क्वेश्चन में हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे और नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक राष्ट्र की आय, एक नेशन की आय। एक नेशन की आय को हम कैसे काउंट करेंगे कि एक देश के अंदर एक वर्ष में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनके बाज़ार मूल्य के जोड़ को और इसके साथ साथ जो शुद्ध विदेशी साधन आय होती है उसको भी शामिल करते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? जो हमने देश में बनाया वो, प्लस जो बाहर से हमने अर्जित किया उसको भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात ध्यान में रखनी है? राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ होता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि इसके अंदर यानी कि नेशनल इनकम में हम शुद्ध विदेशी साधन आय को शामिल करते हैं। अब देखो, शुद्ध विदेशी साधन आय का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो दूसरे देशों के साथ भी लेन देन करती है, राइट। मान लो हमारे देश के लोग हैं वो बाहर से इनकम कमाते हैं और बाहर के देश के लोग भारत में आके इनकम कमाते हैं, तो उनका जो शुद्ध बैलेंस निकलेगा। मीन्स मान लो हमने बाहर से 1 लाख कमाया और दूसरे वालों ने आके हमारे यहाँ से 50,000 कमाया, तो इसका मतलब 1 लाख माइनस 50,000 मीन्स 50,000 जो है हमारा शुद्ध विदेशी साधन आय होगा। क्यों? क्योंकि हमने विदेशों से जो साधन आय प्राप्त की है, बाहर जाके जो काम किया है, उससे भी जो इनकम हुई है उसका जो सरप्लस आया है वो भी हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। अब आगे देखिए क्या बताता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ना, तो उत्पादन करने वाले व्यक्तियों को इनकम मिलती है, राइट। हमने कुछ भी प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस करने के बाद हम उसको बेचेंगे तो हमें इनकम मिलेगी। इसलिए उत्पादन के प्रत्येक प्रवाह के साथ साथ साधन आय की समान मात्रा में प्रवाह होता है। मीन्स जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उतनी ही हमारी इनकम भी बढ़ रही है। यानी कि अगर हम 1 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो बिकेगा तो वो किसी की इनकम बनेगी और किसी का खर्चा भी बनेगा। इसी तरीके से एक वर्ष में राष्ट्रीय उत्पाद करने के फलस्वरूप उत्पादन के स्वामियों को भी जो साधन आय प्राप्त होती है उसके जोड़ को भी राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब दोनों तरीके से कह सकते हैं। हम जो फैक्टर इनकम है उनका टोटल कर लें तो भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा, या फिर जो हमने प्रोड्यूस किया है उसकी क्वांटिटी को, उसके बाज़ार मूल्य को अगर जोड़ लें तो भी वो हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में आप क्या याद रखते हैं? जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो किसके बराबर होगी? राष्ट्रीय खर्चे के बराबर होगी। तो किसी का जो खर्चा है वो किसी की इनकम बनने वाला होता है। जैसे मान लो मैंने 500 की बुक खरीदी, राइट। मेरे लिए तो 500 का खर्चा है, लेकिन वो 500 आगे शॉपकीपर के लिए तो इनकम हो गई ना, तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई। तो इस हिसाब से आपने याद रखना है कि जो साधन आय है ना, अगर उसका टोटल कर देते हैं तो भी वो हमारी नेशनल इनकम मानी जाएगी। तो राष्ट्रीय आय उत्पादन के साधनों जैसे कि श्रम है, भूमि, पूंजी, उद्यम वृत्ति के स्वामियों को एक वर्ष में प्राप्त होने वाली धन, यानी एक वर्ष में प्राप्त होने वाला पैसा, चाहे वो आय है, चाहे मजदूरी है, चाहे ब्याज, लगान या लाभ के रूप में होता है, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। कुल मिलाकर अगर हम छोटी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होती है? एक लेखा वर्ष में एक देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उसके कुल बाजार मूल्य के जोड़ को हम राष्ट्रीय आय बोलेंगे। यहाँ पर याद रखना है अंतिम वस्तुओं और सेवाएं लिखना है, मध्यवर्ती इसमें काउंट नहीं होंगी क्योंकि अंतिम वस्तुओं के अंदर वो चीज़ें ऑलरेडी आ जाती हैं। अब बात करेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट हैं।
सबसे पहला दे रखा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो जहाँ पर ग्रोस आ जाता है ना, इसका मतलब ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होता है। डोमेस्टिक आ जाता है, डोमेस्टिक मीन्स हम देश के अंदर की सीमा के अंदर जो भी हमने बनाया है उसकी बात करते हैं। और बाज़ार कीमत का मतलब जो हमारी बाज़ार कीमत है उसी के ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर। अब घरेलू सीमा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक की बात हो रही है ना, डी आ रहा है। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को ही हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि जीडीपी एट एमपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे। जितनी भी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, जितनी भी एक देश के घरेलू सीमा के अंदर चीज़ें बनी हैं, उनको अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी मार्केट प्राइस आ जाएगी, जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उसी को ही हम जीडीपी एट एमपी बोल देंगे। तो यहाँ पर पी मीन्स प्राइस लेवल है और क्यू मीन्स क्वांटिटी प्रोड्यूस, जितनी भी मात्रा हमने उत्पादित की है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली फीचर दे रखी है, सकल शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन व्यय को शामिल किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर भी जी आ जाए, जी मीन्स ग्रोस आ जाए, ग्रोस का मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल माना जाएगा। दूसरा हमारा फीचर क्या है, इसमें केवल और केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है ताकि इसकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना आए, दोहरी गणना ना हो जाए, एक चीज़ दो दो बारी उसका मूल्य शामिल ना हो जाए, इसलिए इसमें हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेंगे। तीसरी क्या विशेषता बताई है कि बाजार मूल्य से अभिप्राय संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों से है। मीन्स जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसके जो बाजार में कीमत चल रही वही उसका बाजार मूल्य माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, इसमें हस्तांतरण आय जैसे कि छात्रवृत्ति है, बुढ़ापा पेंशन है या और कोई सब्सिडी है उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखो ये छात्रवृत्ति वगैरह ये क्या है, ये केवल ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, एक बंदा दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, इसके बदले में कोई वस्तु का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मान लो किसी बच्चे को छात्रवृत्ति मिली है तो बस गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, छात्रवृत्ति दे दी, लेकिन इससे कोई वस्तुओं का तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, है ना। ऐसे जो बुढ़ापा पेंशन है ये भी वन साइड पेमेंट है, यानी कि जितनी भी वन साइड पेमेंट होती हैं उसी को ही हम हस्तांतरण आय बोलते हैं। और हमें क्या ध्यान में रखना है, जितनी भी वन साइड पेमेंट है जिसके अंदर वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं वो हमारी नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला पॉइंट क्या बता रखा है, इसमें पूंजीगत लाभ और पूंजीगत हानि को भी शामिल नहीं किया जाता है। जो भी हमारे कैपिटल गेन और लॉस हैं उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय को भी शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो डोमेस्टिक की बात हो रही है। जब हम पूरे नेशन की बात करेंगे ना तो फिर हमें विदेशी साधन से जो भी शुद्ध आय मिलती है तब शामिल करेंगे, लेकिन क्योंकि हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, डी मीन्स डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक में तो हमें विदेशों से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम बस देश के अंदर की जो इनकम है उसकी बात करेंगे, विदेशी आय की इसमें बात नहीं की जाएगी। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या बता रखा है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो मार्केट प्राइस है यानी कि बाजार कीमत है, जी मतलब ग्रोस है यानी कि डेप्रिसिएशन शामिल होगा। अब यहाँ पर बात होती है एन की, एन से पहले क्या था, डी था, डोमेस्टिक था। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, बस देखो जीडीपी और जीएनपी में एक ही डिफरेंस है, वो है हमारे एन का डिफरेंस। एन का मतलब नेशनल और डी का मतलब था डोमेस्टिक।
तो नेशनल बड़ा होगा, डोमेस्टिक छोटा होगा। डोमेस्टिक के अंदर हम क्या लेंगे, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अंदर जो हमने प्रोड्यूस किया वो। लेकिन जब एन की बात करेंगे, नेशन की बात करेंगे, तो हम विदेशों से जो हमें साधन आय मिल रही है, जो शुद्ध विदेशी आय मिल रही है, उसको भी ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो किसी भी देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा विदेशी साधन आय का जोड़ बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। देखो छोटा सा अंतर है, अभी तक हमने जीडीपी पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था, एक देश में एक लेखा वर्ष में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं उनके बाजार मूल्य का जोड़ होता था। लेकिन अब क्योंकि नेशन की बात हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो बाजार मूल्य तो है ही है, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, NFYA को भी ऐड कर देते हैं। अब NFYA क्या है, ये कुछ नहीं है, बस वही है जो अभी मैंने बताया था, विदेशी शुद्ध विदेशी साधन आय, मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से जो हम नेशनल इनकम, विदेशी साधन आयों से जो हम इनकम कमा रहे हैं, नेट वाली इनकम, उसको हम ऐड कर देंगे, तो उसी को हम बोलेंगे GNP एट MP। अब इसकी विशेषताएं भी हमें ध्यान रखनी है, सेम है, बस एक तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखो यहाँ पर क्योंकि सकल है, तो सकल का मतलब क्या है, इसमें घिसावट व्यय को शामिल किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाएगा, क्यों, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। तीसरा, बाजार मूल्य से अभिप्राय जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं हैं उनकी बाजार कीमत से माना जाता है। इसमें भी आप हस्तांतरण आय को, यानी कि वन साइड पेमेंट को, चाहे वो छात्रवृत्ति है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, इसको शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से इसमें पूंजीगत लाभ और पूंजीगत हानि को भी शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन किसको शामिल किया जाएगा, सिक्स्थ वाले पॉइंट को, मीन्स इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय को शामिल किया जाएगा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से जो हमें नेट इनकम मिल रही है उसको शामिल कर देंगे, तभी हम नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे। आई होप सेकेंड टर्म भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। अब थर्ड कंसेप्ट हमें क्या बोल रखा है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, NDP एट मार्केट प्राइस। देखो अभी हमने किया था GNP, अब हमने G की जगह क्या कर दिया, NDP। मीन्स जो हमने पहले पढ़ा था ना, फर्स्ट पॉइंट पे क्या पढ़ा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था, लेकिन अब हमने पहला अक्षर ग्रोस को बदल के नेट कर दिया है। हमें क्या ध्यान में रखना है, जब ग्रोस होता है तो उसके अंदर घिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन शामिल होती है, लेकिन जब भी हम नेट की बात करेंगे तो उसके अंदर घिसावट व्यय यानी कि डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो नेट है, वो तो शुद्ध है, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर डेफिनेशन पढ़ें हम, NDP एट मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के जोड़ में से जब हम घिसावट व्यय को घटा देते हैं और जो भी राशि बचती है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलेंगे। यानी कि NDP एट मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, किसमें से, GDP एट मार्केट प्राइस से। क्यों करेंगे, क्योंकि G की जगह हमने N बनाना है, G का मतलब ग्रोस है, ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन है, अगर ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा वो NDP बन जाएगा, G की जगह N आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखोगे GDP एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो हमारा NDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, किसकी विशेषताएं कर रहे हैं, NDP एट मार्केट प्राइस।
अब एनडीपी मीन्स नेट की बात हो रही है, शुद्ध का प्रयोग हो रहा है, तो शुद्ध शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें गिरावट को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, राइट। अब सेकंड पॉइंट वही है हमारा, इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, क्यों? ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। फिर बाजार मूल्य से अभिप्राय क्या होगा, ये पॉइंट सब में रिपीट हो रहा है, तो आपको याद हो ही गया होगा कि बाजार मूल्य से अभिप्राय संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों से है। इसमें पूंजीगत लाभ और पूंजीगत हानि को शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह से जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, जो हस्तांतरण आय है, जो वन साइड पेमेंट है, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और एक बात, इसमें भी शुद्ध विदेशी साधन आय को शामिल नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि केवल घरेलू की बात हो रही है। जब घरेलू की बात हो रही है तो विदेशी साधन आय का तो मतलब ही नहीं बनता। अब बात करेंगे चौथे कंसेप्ट की। ये क्या बोलता है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी कि NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मीन्स बाजार कीमत पर शुद्ध भी है, राष्ट्र भी है और उत्पाद भी है, और है किस पर? मार्केट प्राइस पर है। तो नेट है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होगा, और नेशनल है तो इसका मतलब जो हमारी शुद्ध विदेशी आय है उसको भी शामिल करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि किसी भी देश के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और शुद्ध विदेशी साधन आय के जोड़ में से जब हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमारी जो शेष राशि बचेगी उसे ही हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहेंगे। यानी कि अगर इसको हम फॉर्मूले में देखें तो क्या आएगा, NNP एट मार्केट प्राइस निकालना है तो GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से जो शुद्ध साधन आय मिलेगी उसको भी हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट की भी हमें विशेषताएं पढ़नी है, क्योंकि शुद्ध शब्द का प्रयोग हो रहा है तो इसमें घिसावट वे को शामिल नहीं करेंगे। और बाजार मूल्य का मतलब है संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की जो बाजार कीमतें हैं वो, इसमें भी वही अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की को ही शामिल किया जाएगा ताकि डबल काउंटिंग ना हो सके। जितने भी पूंजीगत लाभ हैं और पूंजीगत हानियां हैं उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा, और इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि शुद्ध विदेशी साधन आय को शामिल किया जाएगा। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर क्या है कि जो घरेलू उत्पाद है ना उसके अंदर शुद्ध विदेशी साधन आय को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो उसमें शुद्ध विदेशी साधन आय को काउंट करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद हम करते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट, थोड़ा सा ब्लर है ये। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, हमारी प्राइवेट इनकम क्या होती है, निजी इनकम क्या होती है। अब देखो निजी जो सेक्टर होता है ना, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो निजी क्षेत्र के लोगों को एक वर्ष में सभी साधनों से जो आय प्राप्त होती है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमारी प्राइवेट इनकम होगी। मीन्स जो निजी सेक्टर के लोग हैं वो एक साल के अंदर जितनी भी तरह से पैसा कमाते हैं, जितने भी साधनों से पैसा कमाते हैं उनको टोटल कर देते हैं। तो निजी आय में साधन आय भी शामिल होता है और हस्तांतरण आय, दोनों को भी शामिल किया जाता है। मीन्स फैक्टर इनकम तो है, जो हमने साधनों से आय कमाई है वो तो है ही है, लेकिन इसके अंदर हम ट्रांसफ़र पेमेंट, कहीं से हमें गिफ्ट मिला है, कहीं से हमें वृद्धावस्था पेंशन मिली है, या कहीं से हमें और कुछ मिला है, वन साइड पेमेंट मिली है जिसके बदले में कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई हैं, उसको भी हम निजी आय में शामिल करेंगे। अभी तक हमने नहीं किया था, जो वन साइड पेमेंट था या जो हस्तांतरण आय थी उसको हमने अभी तक शामिल नहीं किया था, लेकिन जब भी निजी इनकम की बात आ जाती है, प्राइवेट इनकम की बात आ जाती है, इसको हम शामिल करते हैं क्योंकि ये हमारी निजी इनकम हो गई, उसको हम अपने मनमाने तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो निजी आय में कंपनी के अवितरित लाभ और लाभ कर शामिल होते हैं, यानी कि
जो कंपनी ने ऐसी चीज़ें जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हैं, जो पैसा लाभ के तौर पे बांटना था उसको रख लिया है, उसको भी शामिल करेंगे और जो लाभ कर है उसको भी शामिल करेंगे। निजी आय का अनुमान हम इस तरह से लगा सकते हैं, कैसे कि निजी इनकम इज इक्वल टू निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, यानी कि एक देश के अंदर जितनी भी घरेलू उत्पाद से इनकम मिली है निजी सेक्टर को, उसकी आय, प्लस विदेशों से भी कुछ निजी हमें प्रॉफिट हुआ है, विदेशों से जो हमें साधन आय मिली है वो भी ऐड कर लेंगे। ऐसे ही राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है ना वो निजी इनकम में शामिल किया जाता है। ऐसे ही सरकार से जो हमें वन साइडेड पेमेंट मिलते हैं, जो हस्तांतरण भुगतान मिलते हैं, उसको भी निजी इनकम में शामिल किया जाता है। साथ ही साथ विदेशों से शुद्ध हस्तांतरण भी मिलता है, यानी कि विदेशों से कोई हमें लाभ मिला है, विदेशों ने कोई हमारी सहायता की है, बाहर से कुछ पैसे आए हैं, तो वो भी हमारी निजी इनकम का यानी कि प्राइवेट इनकम का ही पार्ट होते हैं। फिर बात करेंगे पर्सनल इनकम कौन सी होती है, व्यक्तिगत आय। निजी क्षेत्र के लोगों को सभी स्रोतों से वास्तव में जो प्राप्त होने वाली आय है उनका जोड़ कर दिया जाए तो उसे ही हम व्यक्तिगत आय बोलते हैं। इसमें साधन आय होगी ही होगी, साथ ही हस्तांतरण भुगतान यानी कि जो वन साइड पेमेंट है दोनों को ही शामिल किया जाता है। परंतु इसमें जो कंपनियों के अवितरित लाभ हैं और कंपनियों के जो लाभ कर हैं उसको शामिल नहीं किया जाता, यानी कि ये हमने किस में शामिल करने थे, ये प्राइवेट इनकम में करने थे। लेकिन जब पर्सनल इनकम की बात करेंगे तो पर्सनल इनकम में तो हम सारे के सारे कर चुका के जो पैसा बचता है वही हमारी पर्सनल इनकम बनती है। तो जितने भी कंपनी के अवितरित लाभ हैं और जो लाभ कर हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, उनको घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो आय बचेगी, वो हमारी व्यक्तिगत आय होगी। यानी कि जब हम प्राइवेट इनकम में से, निजी आय में से अवितरित लाभ जो कि कंपनियों के अवितरित लाभ हैं उसको घटा देंगे और जो कंपनियों का जो लाभ कर है उसको हटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो हमारी व्यक्तिगत आय बचेगी। उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट, प्रयोज्य आय या उपभोग योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। मतलब प्रयोज्य आय कौन सी होगी, ऐसी आय होगी जो सारा कुछ पेमेंट करने के बाद, जो हमने टैक्स देना था वो दे दिया, जो और कोई खर्चा करना था वो कर दिया, उसको करने के बाद जो यूजेबल इनकम हमारे पास बचती है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका हम उपभोग करते हैं, उसको हम उपभोग योग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम बोल देते हैं। यानी कि निजी क्षेत्र के लोगों को सभी स्रोतों से प्राप्त आय में जितने प्रकार के कर हैं या जो भी अनिवार्य भुगतान करने होते हैं, उन भुगतानों को करने के बाद जो भी राशि शेष बचती है, जिनका वो अपनी इच्छा से, अपने मनमाने ढंग से उपभोग कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, उसी को ही हम प्रयोज्य आय कहेंगे। मतलब आप अपने माइंड में ये रखो, प्रयोज्य आय मीन्स प्रयोग करने के लिए आय। प्रयोग करने के लिए आय कौन सी बचेगी, जो हमने टैक्स वगैरह पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है उसको बोलेंगे। तो प्रयोज्य आय का अनुमान कैसे निकालेंगे, प्रयोज्य आय इज इक्वल टू जो हमारी व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय में से जो प्रत्यक्ष कर हमें चुकाना है और जो सरकार को हमने विविध पेमेंट करनी है, यानी कि जो सरकार की प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां हमारे लिए तो एक तरह से पेमेंट होगी, है तो सरकार की प्राप्ति, लेकिन पेमेंट तो हमने की है। तो जो सरकार की विविध प्राप्तियां हैं उसको भी माइनस कर देंगे और प्रत्यक्ष करों को भी माइनस कर देंगे, तो जो शेष बचेगा वो हमारी प्रयोज्य आय मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी है हमें, निजी आय और व्यक्तिगत आय में मुख्य अंतर क्या है। ये है कि निजी आय में हम अवितरित लाभ और लाभ कर को शामिल करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आय में हम अवितरित लाभ और लाभ कर को शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद हम करते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अब किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त औसतन वार्षिक आय, यानी कि औसत रूप से एक वर्ष में एक व्यक्ति को के हिस्से में जितने भी इनकम आती है वो उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है, मीन्स प्रति व्यक्ति को प्राप्त होने वाली औसतन आय है। इसका अनुमान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को उसकी जनसंख्या से भाग कर देंगे, यानी कि एक देश के अंदर जितनी भी नेशनल इनकम आ रही है
और उस देश में जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा प्रति व्यक्ति इनकम क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय से हमें देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर पर व्यक्ति इनकम ज़्यादा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा तो अच्छी स्थिति मानी जाएगी, और पर व्यक्ति आय कम है तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, और जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय को हम भाग कर देते हैं जनसंख्या से। उसके बाद देखिए, एक देश की राष्ट्रीय आय 50,000 करोड़ रुपए है और उस देश की जनसंख्या अगर 2 करोड़ रुपए है तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में फिट कर दें बस। राष्ट्रीय आय जो है उसको ऊपर लिखें, जो जनसंख्या है उसको नीचे लिखें और डिवाइड करके, यानी कि पर कैपिटा इनकम हमारी 25,000 आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट क्या है? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम मार्केट प्राइस पर कर रहे थे, राइट? मार्केट प्राइस पर कर रहे थे, लेकिन अब हम किस पर आ गए हैं? मार्केट से आ गए हैं साधन लागत पर। अब साधन लागत क्या होती है? किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर अगर एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं के बदले में हमें मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज के रूप में जो हमें साधन की पेमेंट करनी पड़ती है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमारी शुद्ध घरेलू आय मानी जाएगी। कौन सी? साधन लागत पर। और इसका अनुमान लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? इसका अनुमान लगाने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी मजदूरी या वेतन दिया जाता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में दिया जाए, चाहे वो प्रोडक्ट वगैरह के साथ दिया जाए। कई बार होता है ना कि कैश पेमेंट तो देते ही देते हैं, बाकी जो कंपनी है उसके साथ वो दूसरे गिफ्ट भी देती है। मान लो पार्ले जी की कंपनी है, वो अपने मज़दूरों को मजदूरी तो दे रही है, लेकिन वो उनको और क्या दे रही है? बिस्किट के पैकेट फ्री में प्रोवाइड करा रही है उनके घर के लिए। तो काइंड ऑफ मजदूरी हम कह सकते हैं, उसको भी ऐड करेंगे। ऐसे ही परिचालन अधिशेष को भी शामिल किया जाएगा और मिश्रित आय को भी शामिल किया जाए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि परिचालन अधिशेष क्या होता है और मिश्रित आय क्या होती है। तो आपको बस क्या ध्यान में रखना है, जो नेशनल डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन वो किसके ऊपर है? मार्केट प्राइस पे नहीं है। तो यहाँ बाज़ार कीमत वाली लाइन तो आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह साधन लागत की बात हो रही है। साधन क्या होते हैं? जिन साधनों का यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। कौन कौन से साधन है? हमने लेबर लगाया, हमने लैंड लगाया, हमने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, राइट? तो उनके बदले में जो भी मजदूरी, लगान, लाभ के रूप में हम करते हैं खर्च, उनका टोटल कर देंगे तो वो हमारी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय आ जाएगी। अब बात करेंगे 10वें पॉइंट की कि साधन लागत पर सकल घरेलू आय क्या होती है। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में जितने भी साधनों की जो सेवाएं हैं उसके बदले में जो भी भुगतान किया है, चाहे मजदूरी है, चाहे लगान है, चाहे ब्याज है या लाभ के रूप में, लेकिन उसके अंदर गिसावट व्यय भी शामिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सकल की बात कर रहे हैं ना। यहाँ देखो, सकल घरेलू आय, तो यहाँ पर गिसावट व्यय को भी शामिल करके जो राशि आती है उसे ही हम साधन लागत पर सकल घरेलू आय मानते हैं। इसी तरह से देखो कैसे निकालते हैं। साधन लागत पर सकल घरेलू आय निकालनी है तो हम क्या करेंगे? NDI, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर NDI में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम एट फैक्टर कॉस्ट निकल आता है, यानी कि सकल घरेलू आय निकल आती है साधन लागत पर। उसके बाद देखो 11th पॉइंट हमें क्या बता रखा है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है। अब देखो, है तो साधन लागत, ग्रोस ये जगह यहाँ पर क्या दे रखा है? नेट दे रखा है,
और घरेलू आय की जगह हमें क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आय दे रखा है। तो जहाँ पर राष्ट्रीय आ जाए ना, हमें एक चीज़ याद रखनी है, NFYA, राष्ट्रीय मतलब NFYA भी ऐड होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड वाली इनकम को भी हमने ऐड करना है। तो किसी भी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो भुगतान किए गए हैं और साथ ही साथ जो शुद्ध विदेशी साधन आए हैं उनको जब हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलेंगे। अन्य शब्दों में हम क्या क्या कह सकते हैं, ये वो राशि है जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय और शुद्ध साधन आय के जोड़ से मिलती हैं। यानी कि NNI एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, NDI एट फैक्टर कॉस्ट में NFYA हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो NNI मतलब नेशनल है और इधर डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में हम बाहर की इनकम को जोड़ देंगे तो वो हमारी राष्ट्र की आय बन जाएगी। अब देखो 12th पॉइंट क्या कह रखा है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय आय वो होती है जब हम साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसमें विदेशी साधन आय और घिसावट व्यय को भी जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रोस की बात हो रही है, ग्रोस में तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन तो ऐड होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ नेशनल की बात कर रहे हैं तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को भी जोड़ना पड़ेगा। तो किस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा कि साधन लागत पर अगर हमें सकल राष्ट्रीय आय निकालनी है तो जो मजदूरी और वेतन के रूप में पैसा जा रहा है वो प्लस प्रचालन अधिशेष यानी कि लाभ लगान ब्याज के रूप में जो पैसा जा रहा है ना। देखो ये क्या होता है हमारा प्रचालन अधिशेष या मजदूरी, देखो हम जब भी साधनों का यूज़ करते हैं तो उनको या तो लगान देना पड़ता है या लाभ देना पड़ता है या मजदूरी देनी पड़ती है या फिर रेंट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, तो साधनों की लागत के बारे में बात करें तो बाजार मूल्य नहीं आएगा। हमने जो साधन का यूज़ करने के लिए मजदूरी दी है, जो वेतन दिया है, जो लाभ लगान ब्याज तीनों को जोड़ के जो प्रचालन अधिशेष दिया है या फिर जो मिश्रित आय आई है उसको ऐड कर देंगे। क्योंकि नेशन की बात हो रही है तो शुद्ध विदेशी साधन आय को भी ऐड करेंगे और क्योंकि ग्रोस की बात हो रही है तो घिसावट के व्यय को भी इसमें शामिल करेंगे। अब देखिए इसमें अंतर से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय और बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है ना। देखो दोनों तो राष्ट्रीय आय हैं लेकिन एक तो साधन लागत पर है और एक बाजार कीमत पर है। देखो बाजार कीमत तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्या कि प्रचलित जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी जो बाजार में मूल्य प्रचलित है, जो बाजार की मूल्य हैं वो होती हैं। और देखो यहाँ पर क्या बताया आपको अंतर कि किसी देश में एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का माप बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की है उनकी अगर बाजार वैल्यू निकाल लें, बाजार की कीमतों से गुना कर दे क्वांटिटी को, तो वो हमारी बाजार कीमत पर आ जाएगी। जबकि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, साधनों को उनकी सेवाओं के बदले के में किए गए भुगतान के रूप में होते हैं। यानी कि साधन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके काम के बदले में जो इनको भुगतान दिया जाता है, मान लो रेंट दिया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं और जो चारों पांचों चीज़ें दी जाती है, प्रॉफिट दिया जाता है, उनके टोटल को हम क्या बोलते हैं, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं, जबकि बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। यानी कि जो हमारी बाजार कीमत पर चीज़ें निकलेंगी ना उसमें तो कर शामिल होंगे, लेकिन जो हम साधन लागत है, किसी को वेज दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं करते हैं। इसी तरह से 3rd पॉइंट क्या बता रखा है कि आर्थिक कल्याण की दृष्टि से बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की धारणा उपयुक्त रहती है। यानी कि जब भी हम राष्ट्रीय धारणा निकालते हैं, यानी कि हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो वैसे हमें बाजार कीमत पर निकालनी चाहिए।
जबकि अगर हम प्रोड्यूसर की दृष्टि से देखें, प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें, तो हमें क्या करना है, साधन लागत पर नेशनल इनकम को निकालना चाहिए। देखो दोनों चीज़ें हैं, नेशनल इनकम निकलती है, एक बाजार कीमत पर निकलती है, एक साधन लागत पर निकलती है। तो कल्याण की दृष्टि से अगर हम देखें तो बाजार कीमत पर नेशनल इनकम निकाल लो, और अगर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से देखें तो नेशनल इनकम साधन लागत से निकाल लो। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय आय और निजी आय में क्या अंतर है। देखो राष्ट्रीय आय में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों से प्राप्त होने वाली आय को शामिल होते थे, क्योंकि एक देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो राष्ट्रीय आय के अंदर जब हम अनुमान लगाएंगे ना, तो निजी सेक्टर प्लस जो पब्लिक सेक्टर है दोनों से मिलने वाली आय को शामिल करते हैं, जबकि जो निजी आय है उसमें केवल निजी क्षेत्र से जो पैसा मिलता है ना उसी को शामिल करेंगे। और राष्ट्रीय आय में जो वन साइड पेमेंट होती है, हस्तांतरण भुगतान होते हैं, उसको शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जो निजी इनकम होती है, क्योंकि वो हमारी निजी होती है, तो उसमें हम वन साइड पेमेंट यानी कि ट्रांसफ़र या हस्तांतरण आय को हम शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय में हम राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जब हम निजी आय की बात करते हैं तो निजी आय में हम राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को शामिल करते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में किए गए भुगतान और शुद्ध विदेशी साधन के जोड़ को ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यानी कि एक देश में एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उनको प्लस में जो विदेशों से साधन आय मिली है उनके जोड़ को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जबकि निजी आय की बात करें तो निजी क्षेत्र में एक साल के अंदर सभी स्रोतों से आय को हम निजी आय में जोड़ते हैं, चाहे वो अपने देश से इनकम आ रही है चाहे वो बाहर से आ रही है। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।